हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू S2 क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम लोग एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का चैप्टर कर रहे थे। उसमें दो टॉपिक की स्टडीज हमने कर ली थी। फर्स्ट टॉपिक था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, कि जब कोई नया पार्टनर एडमिट होता है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो जाता है, क्योंकि उस नए पार्टनर को भी प्रॉफिट में हिस्सा देना पड़ता है। तो उसमें हमने ओल्ड रेशो, न्यू रेशो, गेन रेशो, सैक्रिफाइस रेशो से रिलेटेड स्टडी करी थी। फिर उसके बाद सेकंड टॉपिक सीखा था रिवैल्यूएशन एंड अकाउंटिंग ऑफ गुडविल, जिसमें हमारे 3-4 वीडियो चले गए खाली है उस अकेले टॉपिक ने। उसके अंदर भी 6 टॉपिक थे कि भाई जब कोई पार्टनर नया एडमिट होता है तो उस टाइम पे वो गुडविल अलग अलग तरीके से दे सकता है, जिसमें 6 टॉपिक थे कि गुडविल एक तो पेड करेगा प्राइवेटली, दूसरा गुडविल के पैसे कैश या चेक से देगा और वो गुडविल के पैसे फर्म में ही रखे रहेंगे। तीसरा था गुडविल के पैसे कैश या चेक से देगा और वो पैसे फर्म से निकाल लेंगे, पार्टनर्स जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होंगे वो निकाल लेंगे। फिर था उसके बाद कि गुडविल के पैसे काइंड में देगा, मतलब कैश या चेक नहीं देखे, गुडविल काइंड में लेकर आता है। फिर फिफ्थ था कि गुडविल पार्टली लेकर आ रहा है, मतलब थोड़ी लेकर आ रहा है, थोड़ी नहीं लेकर आ रहा है। और फिर 6 टॉपिक था कि बिल्कुल ही गुडविल नहीं लेकर आ रहा है। इससे रिलेटेड अलग अलग तरीके के क्वेश्चन थे। सब क्वेश्चंस को हमने करा, समझा, सीखा, ठीक है, और फिर गुडविल का टॉपिक कंप्लीट किया। अब हम इस वीडियो के अंदर थर्ड टॉपिक है रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज से रिलेटेड टॉपिक कर रहे हैं। तो रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी जो है, ये हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वाले चैप्टर में भी देखा था कि असेट्स की वैल्यू और लायबिलिटीज की वैल्यू चेंज होती है तो क्या क्या एंट्रीज पास करते हैं और किस तरीके से उसकी अकाउंटिंग होती है। उसी तरीके से सेम टू सेम इसमें भी वही चीज होती है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। देखो, प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, इसके अंदर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है। अगर असेट्स बढ़ती है तो एंट्री हो जाती है असेट्स टू रिवैल्यूएशन, अगर असेट्स कम होती है तो एंट्री हो जाती है रिवैल्यूएशन टू असेट्स, लायबिलिटीज बढ़ती है तो एंट्री हो जाती है रिवैल्यूएशन टू लायबिलिटीज, लायबिलिटीज कम होती है तो एंट्री हो जाती है लायबिलिटी टू रिवैल्यूएशन। अनरिकॉर्डेड असेट्स को रिकॉर्ड करने के लिए, असेट्स को फॉर्म के अंदर लेकर आने के लिए, बुक्स के अंदर लेकर आने के लिए एंट्री होती है अनरिकॉर्डेड असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ऐसे ही अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज को अगर बुक्स के अंदर लेकर आना है तो उसकी एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। जब ये सारी एंट्रीज कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट को बंद करते हैं। अगर प्रॉफिट आता है तो उसकी एंट्री होती है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, ओल्ड रेशो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और अगर लॉस होता है तो एंट्री हो जाती है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, ठीक है। प्रॉफिट और लॉस दोनों ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। क्यों ऐसा होता है? देखो, असेट्स जो थी वो हमारे पास पुरानी पड़ी है, मतलब जब नया पार्टनर आया तब हमने उसके सामने कोई असेट्स खरीदी नहीं है, और अगर खरीदी भी है तो उसका रिवैल्यूएशन नहीं किया है हमने। हम रिवैल्यूएशन हमेशा पुरानी असेट्स की करते हैं। तो अगर पुरानी असेट्स की वैल्यू बढ़ रही है, हमारा फर्नीचर 10,000 का था अब वो 50,000 का हो गया, तो उससे फर्नीचर की वैल्यू बढ़ने से जो प्रॉफिट होगा तो वो भी तो ओल्ड पार्टनर ही लेंगे, क्योंकि वो फर्नीचर पुराना है। अभी नया पार्टनर एडमिट हुआ है तो उस टाइम पे हमने कुछ भी नहीं किया है। ये सब जो भी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस हो रहा है ये पुराना है, इसलिए ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। इसमें हम लोग जो भी टू साइड पे आते हैं, आपने देखा होगा कि टू साइड पे असेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है और लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ती है, या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज आती है वो, या किसी पार्टनर को रिम्यूनरेशन देते हैं, या रिवैल्यूएशन का एक्सपेंसेस होता है तो टू साइड पे आता है। बाय साइड पे क्या आता है? असेट्स की वैल्यू बढ़ती है या लायबिलिटी की वैल्यू कम होती है, या अनरिकॉर्डेड असेट्स को लेकर आते हैं वो आता है। फिर हम बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं, या तो टू गेन आता है या बाय लॉस आता है। अगर टू साइड पे बैलेंसिंग फिगर आ रहा है मतलब रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो रहा है, और अगर बाय साइड पे रिवैल्यूएशन का बैलेंस आता है तो वो लॉस हो रहा है, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 35 कर रहे हैं। क्या लिखा हुआ है? पास द एंट्रीज इन द फर्म्स जर्नल ऑफ द फॉलोइंग ऑन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। फर्स्ट है अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट एग्जिस्ट ऑफ 5,000 रुपीज, हेंस इट इज टू बी अकाउंटेड। देखो भाई साहब, एक इन्वेस्टमेंट है जो 5,000 रुपए का हमने करके रखा है किसी जगह पे, हमने फर्म को बताया नहीं, उसको बुक्स के अंदर ले नहीं रखा है, लेकिन अब उसको अपन को बुक्स के अंदर लेकर आना है, तो इन्वेस्टमेंट हमारी अनरिकॉर्डेड असेट्स होती है।
और असेट्स को अगर बढ़ाना होता है तो उसको डेबिट करते हैं, क्योंकि असेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, तो उसकी एंट्री होती है अनरिकॉर्डेड असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो हम यहां पे लिख देंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा 5000 एंड 5000 से। फिर सेकेंड एंट्री है अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज टुवर्ड सप्लायर फॉर 1500 आर टू बी अकाउंटेड। हमारा सप्लायर है जिसको हमको 1500 रुपए देने हैं, ठीक है, वो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, अब उसको रिकॉर्ड करना है हमारी बुक्स के अंदर। तो भाई साहब मैं आपको एक बार समझाना चाहता हूं कि असेट जो होती है उसका हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, लाइबिलिटी जो होती है उसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। अगर असेट्स बढ़ती है तो हम डेबिट करते हैं, अगर असेट्स कम होती है तो हम क्रेडिट करते हैं। ऐसे ही लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं और कम होती है तो डेबिट करते हैं। तो बस इस चीज को आप अगर दिमाग में सेव कर लोगे, इस चीज को समझ जाओगे, तो फिर हमारा क्वेश्चन करना बहुत इजी हो जाता है। रिवैल्यूएशन में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। जिसकी जो चीज होती है उसको वो ही करते हैं तो उसकी वैल्यू बढ़ती है, समझे। जैसे एसेट्स की डेबिट बैलेंस है तो एसेट्स को डेबिट करेंगे तो एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी, और अगर उसका उल्टा करने लग जाते हैं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, कम होने लग जाती है, ठीक है। तो अब जैसे ही अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, अब इसको रिकॉर्ड करना है तो लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, अब उसको रिकॉर्ड करना है तो क्रेडिट ही करेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सप्लायर लिखो या सन्ड्री क्रेडिटर लिखो, बात एक ही है, ठीक है। हमारी इच्छा है कितने रुपए है, 1500 रुपए है, तो 1500 रुपीज से एंट्री हो जाएगी। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, अ क्रेडिटर ऑफ 600 विल नॉट बी क्लेम्ड, हैंस इट इज टू बी रिटर्न बैक। कि ऐसे क्रेडिटर जो 600 रुपए हमसे मांगते थे, अब वो फ्यूचर में हमसे पैसे नहीं मांगेंगे। नहीं मांगेंगे मतलब क्रेडिटर को कम करना है। अब क्रेडिटर हमारी क्या होती है, लाइबिलिटी होती है, तो लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, खत्म करने के लिए, कम करने के लिए उसको डेबिट करेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। आप कितनी कम करनी है, 600 रुपए से कम करनी है हमारे को, तो 600 रुपीज लिख देंगे और ये थर्ड नंबर एंट्री हो जाएगी। रिवैल्यूएशन अकाउंट को बंद करेंगे। अब बंद करने के लिए क्या होता है कि रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड के टोटल लगाते हैं और रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड के टोटल लगाते हैं। तो आप देखेंगे तो क्रेडिट में है 5000 रुपीज, ठीक है, और डेबिट में है 1500 रुपीज, फिर क्रेडिट में है 600 रुपीज। तो आप क्रेडिट वाला सम करेंगे तो क्रेडिट में 5000 प्लस 600 मतलब 5600 रुपए है, और डेबिट में कितना है 1500 रुपीज। हम दोनों को माइनस करेंगे तो 4100 रुपीज आएगा। अब कहां पर बैलेंस आ रहा है, बैलेंस ऑन डेबिट साइड, बैलेंस आ रहा है डेबिट साइड पे। मतलब एंट्री क्या होगी हमारी, एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। रिवैल्यूएशन को डेबिट करना है, डेबिट सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपए से हो रहा है, जबकि हमको 5600 रुपए से डेबिट करना है। तो 1500 तो पहले हो गया, तो बाकी 4100 से डेबिट करके उसका जो प्रॉफिट आएगा वो हम ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। अभी इसके अंदर ओल्ड पार्टनर्स कौन से हैं या उनका रेशो कौन सा है वो कुछ गिवन नहीं है, तो इसलिए बुक के अंदर ये एंट्री पास नहीं करी हुई है, ये हमने एक्स्ट्रा में सीखा है, ठीक है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट इलस्ट्रेशन कर रहे हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 36। बहुत काम का इलस्ट्रेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझो। पास द जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन द एडमिशन ऑफ जेड as a partner in the journal of X and Y who are sharing profit in the ratio 2:3। ध्यान रखो ये चीज, ये ओल्ड रेशो दिया हुआ है 2:3। दो पार्टनर है X और Y जिनका ओल्ड रेशो दिया हुआ है 2:3। Z को इन्होंने एडमिट करा है फर्म के अंदर, उस टाइम पे हमने कुछ रिवैल्यूएशन करे हैं और उसकी एंट्री हमको पास करनी है। सबसे पहला, द वैल्यू ऑफ द फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 10,000 रुपीज। देखो इंक्रीज्ड बाय लिखा हुआ है, जब भी बाय लिखा हो ना तो कुछ नहीं है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सीधा 10,000 का अमाउंट लिखना है, आपको कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। फर्नीचर की वैल्यू बढ़ानी है, फर्नीचर हमारी असेट्स होती है और असेट्स की वैल्यू बढ़ाएंगे तो असेट्स को डेबिट करेंगे, तो एंट्री हो जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। अब कितना बढ़ाना है, 10,000 रुपीज बढ़ाना है, तो 10,000 से एंट्री हो जाएगी, ठीक है। ये तो था फर्स्ट पार्ट। अब उसके बाद सेकंड पार्ट क्या लिखा हुआ है, द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज्ड टू 40,000। अब यहां पे इसमें वर्ड यूज हुआ है टू। जब भी टू वर्ड यूज होगा तो आपको बैलेंसिंग फिगर निकालना है। जैसे बाय वर्ड यूज हुआ तो आप सीधा अमाउंट लिख दोगे कि भाई
इसको इतने रुपए देने हैं, ठीक है। लेकिन अगर 2 लिखा हुआ है तो बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे, मतलब कि 40,000 तक बढ़ाना है फर्नीचर को, ठीक है। पहले वाले का मतलब क्या है, फर्नीचर टू बी इंक्रीज्ड बाय 10,000, मतलब से बढ़ाना है, फर्नीचर को 10,000 से बढ़ाना है और फर्नीचर को 40,000 तक बढ़ाना है। अगर 10,000 से बढ़ाना है तो सीधा 10,000 दे दो, ठीक है। मैंने बोला कि राम को 10,000 रुपए दे दो तो आप दे दोगे चुपचाप, लेकिन मैंने बोला राम को 40,000 रुपए तक ही देना आप, तो आपने उसको पहले सपोज 20,000 रुपए दे रखे हैं, तो आप और कितने दोगे, 20,000 रुपए और दे दोगे। तो तक वर्ड जो होता है ना, अप टू, ठीक है, अप टू या टू वर्ड जो होता है वो बैलेंसिंग फिगर निकालने के काम आता है कि पहले कितना था अभी कितना है, दोनों का बैलेंस निकाल के पता पड़ेगा कि उसको बढ़ाना है या कम करना है, और वो भी बैलेंस बढ़ाएंगे सिर्फ, ठीक है। अभी जैसे फर्नीचर की वैल्यू दी हुई है 20,000 रुपए और लिखा हुआ है 240,000 रुपीज, मतलब उसको बढ़ाना है 40,000 तक। अगर बाय लिखा होता तो आप 40,000 रुपए लिख देते, लेकिन 2 लिखा हुआ है ना, तो पहले 20,000 था, अब करना कहां तक है, 40,000 तक करना है, मतलब 20,000 और बढ़ाने हैं। तो आप एंट्री करोगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन 20,000 रुपीज से, तो फर्नीचर टू रिवॉल्यूशन 20,000 रुपीज से एंट्री कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड नंबर एंट्री, द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी बॉट अप टू 120%। अब आ गया अप टू 120%, वही अप टू मतलब कि यहां तक बढ़ाना है। तो आप पहले देखोगे बुक वैल्यू कितनी है फर्नीचर की, तो फर्नीचर की बुक वैल्यू है 50,000 रुपए, और कहां तक करना है उसको, 120% बढ़ाना है। तो 50,000 का पहले आप 120% निकाल लो। 50,000 का जब मैं 120% निकालूंगा तो 60,000 रुपए आएगा। कितना आएगा, 60,000 रुपए। तो मैं यहां पे 120% की जगह ऐसे लिख सकता हूं, अप टू 60,000। फर्नीचर को इंक्रीज करना है कहां तक, 60,000 तक। 60,000 तक है कितना फर्नीचर, 50,000 का, तो कितना बढ़ाना है, 10,000 रुपए बढ़ाने हैं। तो एंट्री करेंगे यहां पर फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन 10,000 रुपीज, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं फोर्थ नंबर पॉइंट, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%, बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक इज 18,000 रुपीज। अब ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड। इज अंडर वैल्यूड का मतलब ये पहले से ही कम वैल्यू करा हुआ है, ठीक है, ये पहले से ही गिरा हुआ है, ठीक है। अब पहले से ही जो गिरा हुआ है तो उसको क्या करेंगे, उठाएंगे, ठीक है, मतलब स्टॉक की वैल्यू बढ़ानी है। अब कहां तक अंडर वैल्यूड है, 10% अंडर वैल्यूड है, तो हम करेंगे लेट स्टॉक वैल्यू बी 100, ठीक है, 100 मान लिया। अंडर वैल्यू कितना है, 10%, तो 100 का 10% क्या होता है, 10 होता है। अब किसी बच्चे ने एक बार मेरे से क्वेश्चन पूछा, कि अभी थोड़े दिन पहले कमेंट में भी आया था एक क्वेश्चन, कि सर आपने 100 ही क्यों लेट किया। तो मैंने उसको जवाब लिखा है, आप भी समझ लो एक बार। लेट जो है, लेट का मतलब होता है माना, ठीक है, आप कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। आप मालिक हो, हम कुछ भी सपना देखें, कुछ भी माने, हमारी इच्छा है, हम मालिक हैं, ठीक है। आप लेट करते हो 100, मैंने लेट करा 100, ठीक है। आप 1000 लेट करो, आप 10,000 लेट करो, आप 1 लाख लेट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर हमेशा सेम आएगा। आप 1 लेट करोगे तो भी आंसर वही आएगा, आप 20 लेट करोगे तो भी वही आएगा, 25 लेट करोगे वही आएगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है भाई साहब, ध्यान रखना ये चीज। अब आज मैं ये लेट वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर देता हूं आपको। जैसे मैंने लेट किया 100, तो जनरली सारे टीचर, सारे स्टूडेंट लेट 100 ही क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं कि 100 का अगर जितना भी परसेंट निकालते हैं तो उतना ही आता है। मतलब 100 का 10% क्या होगा, 10 होगा, 100 का 20% क्या होगा, 20 होगा। लेकिन सपोज मैं 200 लेट करता हूं, तो 200 का 10% निकालेंगे तो 20 आएगा, 10 नहीं आएगा। 10% निकाला लेकिन आ रहा कितना है, 20 आ रहा है, ठीक है। 1000 लेट करोगे तो 1000 का 10% आएगा 100, ठीक है। तो इसलिए हम लोग 100 लेट करते हैं, क्योंकि परसेंटेज भी 100 होता है, तो परसेंटेज के लेवल पे लेट करते हैं, ताकि हम लोग 10% निकालना हो तो 10 ही आएगा, 20% निकालना होगा तो 20 ही आएगा, तो ज्यादा कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ेगी। जैसे आप सपोज लेट कर दो, लेट स्टॉक वैल्यू
अब मैं लेट कर देता हूं 500। आज मैं इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहता हूं, इसलिए मैंने 500 लेट किया है, ठीक है। अब अंडर वैल्यूड, तो अंडर वैल्यूड है कितना, 10%, तो 10% मतलब 50 अंडर वैल्यूड है। 500 का 10% कितना होगा, 50। जब हम लेट 500 कर रहे हैं तो 500 का 10% निकालेंगे। 100 लेट करा था तो 100 का 10% 10 ही आता है, ठीक है। तो अंडर वैल्यूड कितना है, तो अंडर वैल्यूड स्टॉक है 90, ठीक है। एक्चुअल वैल्यू थी 100, 10 रुपए कम वैल्यू करा है, तो एक्चुअल अंडर वैल्यूड कितनी हो जाएगी, 90। मतलब अभी स्टॉक कहां पे पड़ा है, 90 पे पड़ा है। अब आप बोलोगे सर उसमें आ जाओ, तो उसमें अंडर वैल्यूड स्टॉक कितना आएगा बताओ, तो अंडर वैल्यूड स्टॉक जो है वो 450 आएगा। कितना आएगा, 450 आएगा, ठीक है। तो अब आपको क्या है, स्टॉक की वैल्यू 90 पर है, स्टॉक की वैल्यू 90 पर है, जबकि मेरे को स्टॉक की वैल्यू कहां पे लेकर आनी है, 100 पर लेकर आनी है, क्योंकि अंडर वैल्यूड है। मेरे को तो एक्चुअल वैल्यू लिखनी है स्टॉक की, ठीक है। सपोज मैंने जैसे किसी से 50,000 रुपए मांगता हूं, तो मैंने बोला यार कि मैंने बुक्स के अंदर है ना 10% अंडर वैल्यूड लिख रखा है, मतलब मैंने 45,000 लिख रखा है। तो अब मैं चाहता हूं कि बुक्स में उसकी एक्चुअल वैल्यूएशन आ जाए, तो मैं 50,000 पे लेके चला जाऊंगा। तो अब इसमें क्या है कि 50,000 नहीं दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है अंडर वैल्यूड। तो कितना अंडर वैल्यूड स्टॉक दिया हुआ है, 18,000 रुपीज। कितना दिया हुआ है, 18,000 रुपीज। अब देखो मेरे को लाके कहां पे आना है, एक्चुअल वैल्यू पे लेकर आना है। जहां पर लेके आना होता है ना उसको ऊपर रखते हैं, जिसको निकालना है उसको ऊपर रखेंगे। तो मेरे को एक्चुअल वैल्यू को निकालना है, तो एक्चुअल वैल्यू को निकालना है, तो एक्चुअल वैल्यू को ऊपर रखूंगा। मतलब एक्चुअल वैल्यू कितनी है, 100। स्टॉक की वैल्यू मानी ना मैंने 100, तो एक्चुअल वैल्यू कितनी है, 100। जो दिया हुआ है वो नीचे, ठीक है। डायलॉग याद रखो, क्या डायलॉग है, जिसको निकालना है उसको ऊपर, जिसको भी निकालना है उसको ऊपर रखेंगे, ठीक है। और जो दिया हुआ है वो नीचे, ठीक है। अब जैसे इस क्वेश्चन के अंदर अपन को एक्चुअल वैल्यू को निकालना है, तो एक्चुअल वैल्यू है 100, 100 को ऊपर रख दिया। जो दिया हुआ है वो नीचे, तो दिया हुआ क्या है, अंडर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड 90 नीचे रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 18,000 से। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी 20,000 रुपीज। कितनी आ जाएगी, 20,000 रुपीज। अब आप बोलो सर उस वाले तरीके से बताओ, आपने बोला दोनों बताएंगे, तो देख लो भाई साहब, हमको निकालना क्या है, एक्चुअल वैल्यू। तो एक्चुअल वैल्यू इस क्वेश्चन के अंदर कितनी है, 500। तो 500 को ऊपर रखो, जो दिया हुआ है वो नीचे, तो दिया हुआ क्या है, 450 वाली वैल्यू दी हुई है 18,000, तो 450 को नीचे रखो, मल्टीप्लाई में 18,000। इसको सॉल्व करोगे तो भी 20,000 आएगा, उसको सॉल्व करोगे तो भी 20,000 आएगा, ठीक है। तो दोनों से आंसर सेम आता है। आप मालिक हो, आप कुछ भी लेट करो, आंसर हमेशा सेम आएगा, ठीक है। तो इसके अंदर अंडर वैल्यूड था, कितना अंडर वैल्यूड था, 18,000 रुपए, और एक्चुअल वैल्यूएशन कितनी है, 20,000 रुपीज। तो हमको कितना बढ़ाना है, 2,000 रुपीज का स्टॉक बढ़ाना है। तो एंट्री हो जाएगी यहां पर, स्टॉक बढ़ाने की एंट्री हो जाएगी, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, और कितना बढ़ा देंगे, 2,000 का स्टॉक बढ़ा देंगे हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 10%। स्टॉक इज ओवर वैल्यूड, इज मतलब है, स्टॉक ओवर वैल्यूड है। तो ओवर वैल्यूड है मतलब स्टॉक की वैल्यू ज्यादा करी हुई है भाई साहब, हमको उसकी एक्चुअल वैल्यू चाहिए। तो एक्चुअल वैल्यू चाहिए तो वही करेंगे, लेट वैल्यू ऑफ स्टॉक 100 करते हैं, ओवर वैल्यूड, तो ओवर वैल्यूड कितना है, 10। तो ओवर वैल्यूड स्टॉक कितना हो जाएगा, 110। अब कितना है ओवर वैल्यूड करा हुआ, 20,000, 22,000। अब मैंने क्या बोला, जिसको निकालना है उसको ऊपर, जिसको निकालना है उसको ऊपर। तो हमको एक्चुअल वैल्यू ऑफ द स्टॉक निकालनी है, तो एक्चुअल वैल्यू ऑफ द स्टॉक निकालनी है, तो एक्चुअल वैल्यू को ऊपर रखेंगे, मतलब 100 को ऊपर रखोगे। नीचे किसको रखेंगे, जो दिया हुआ है उसको नीचे रखेंगे। तो देखो तीन चीजें मैंने लिखी है अभी आपके सामने, एक्चुअल वैल्यू ऑफ द स्टॉक, ओवर वैल्यू एंड ओवर वैल्यूड स्टॉक। तो मेरे को दिया हुआ क्या है, ओवर वैल्यूड स्टॉक दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 22,000 रुपीज। तो जो दिया हुआ होता है ना उसको नीचे रखते हैं। तो 22,000 दिया हुआ है, तो 22,000 को नीचे नहीं रखेंगे, 22,000 को जो लेट करा है ना हमने, तो कितना लेट करा है, 110। तो 110 को नीचे लिखेंगे।
अब मैं 110 वाला स्टॉक कहां पे लेकर आ रहा हूं, 100 वाली पोजीशन पे लेकर आ रहा हूं। इसका मतलब ये हुआ 100/10 करने का मतलब है मैं 100 वाला स्टॉक 100 पे लेके आ रहा हूं। सपोज मेरे को 80 वाले स्टॉक को 100 पे लेके आना था, तो 80 वाले स्टॉक को अगर मैं 100 पे लेके आना चाहता हूं तो 100/80 लिखूंगा। मतलब जहां पर अपन को पहुंचाना है उसको ऊपर रख दो। तो मेरे को 100 पे पहुंचाना है इसलिए 100 को ऊपर रखा। अगर मेरे को 80 पे पहुंचाना होता तो मैं 80 को ऊपर रखता। जहां पर मेरे को स्टॉक की वैल्यू पहुंचानी है मैं वहां पर रख दूंगा। तो अभी मेरे को एक्चुअल पोजीशन चाहिए, तो एक्चुअल पोजीशन में 100 हमने लेट किया तो इसलिए 100 को ऊपर रखेंगे। तो 100/110 इंटू 22,000, ठीक है। आप इसको सॉल्व करोगे तो 20,000 रुपीज आ जाएगा। तो मतलब हमारे स्टॉक का एक्चुअल वैल्यू है 20,000 रुपीज और ओवर वैल्यूड कितना करा हुआ है, 22,000 रुपीज करा हुआ है। मतलब स्टॉक कितना बढ़ा हुआ है, 2,000 रुपए ज्यादा करा हुआ है। और अगर 2,000 रुपए ज्यादा करा हुआ है तो अब उसको अपन नीचे गिराएंगे, डाउन करेंगे, तो स्टॉक की वैल्यू कम करने की एंट्री हो जाएगी 5th नंबर एंट्री, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक 2,000 रुपीज, स्टॉक की वैल्यू डाउन कर देंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, द मार्केट वैल्यू ऑफ कंप्यूटर इज 25,000। मार्केट वैल्यू कितनी है, 25,000 रुपए, जबकि बुक वैल्यू कितनी है, 20,000 रुपए। मतलब हमारी रिकॉर्ड के अंदर 20,000 रुपए, लेकिन अगर मैं आज इसको बेचने जाऊंगा तो मेरे को 25,000 रुपए मिलेंगे। तो मेरे कंप्यूटर की वैल्यू बढ़ गई, कितनी बढ़ गई है, 25,000 रुपए हो गई है, मतलब 5,000 रुपए बढ़ गई है। तो कंप्यूटर को बढ़ाएंगे वैल्यू को, तो एंट्री हो जाएगी कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। कितना बढ़ाएंगे, 5,000 रुपए की कंप्यूटर की वैल्यू बढ़ा देंगे। अब नेक्स्ट है, मशीन इज टेकन बाय एक्स फॉर 80,000, बुक वैल्यू ऑफ द मशीन इज 60,000। क्या बात है, 60,000 रुपए हमारी बुक्स में मशीन की वैल्यू है और एक्स उसके 80,000 रुपए दे रहा है, ठीक है। तो ऐसा हो नहीं सकता कि कोई बंदा कम वैल्यू हो और वो ज्यादा रुपए दे जाए। एक्चुअल में उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, बुक में उसको अंडर वैल्यूड कर रखा है हमने। तो अब उसको बुक्स के अंदर क्या करेंगे, पहले हम बुक्स के अंदर उसकी वैल्यू बढ़ाएंगे, 20,000 रुपीज इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो मशीन की वैल्यू बढ़ाने की एंट्री क्या होगी, तो एंट्री हो जाएगी मशीन अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। कितनी बढ़ाएंगे, 20,000 रुपीज, मशीन की वैल्यू इंक्रीज कर देंगे। अब मशीन की वैल्यू पहले थी 60,000 की, 20,000 रुपए अभी हमने बढ़ा दिए तो मशीन की वैल्यू हो गई 80,000 की। अब वो 80,000 की वैल्यू वाली मशीन एक्स लेके जा रहा है, तो एक्स ले जा रहा है तो असेट्स हमारी डेबिट होती है। ध्यान रखना ये चीज, असेट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। अब कोई पार्टनर उसको फर्म से लेके जा रहा है तो हमारी फर्म से वो असेट्स खत्म हो जाएगी, चली जाएगी, ठीक है। तो जो चली जाएगी या खत्म हो जाएगी तो उसको उल्टा करते हैं। तो असेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, तो खत्म करने के लिए उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, बिकॉज एक्स रिसीवर है तो इसलिए उसको डेबिट करेंगे टू मशीन। और कितने में ले जा रहा है वो, 80,000 में ले जा रहा है, तो इसलिए 80,000 में एंट्री कर देंगे। ये इसका दो पार्ट्स में एंट्री होगी इस क्वेश्चन की। पहले मशीन की वैल्यू बढ़ेगी, फिर बढ़ी हुई वैल्यू को एक्स ले जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं 8th नंबर पार्ट। क्या लिखा हुआ है, 1/3 ऑफ द मशीन इज टेकन बाय वाई फॉर 30,000 एंड बैलेंस इज रिवैल्यूड एट 57,600 रुपीज। बुक वैल्यू ऑफ द मशीन इज 72,000 रुपीज। क्या बात है, देखो बहुत काम की बात है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। पहले तो आप समझो ये कि मशीन की वैल्यू बुक में कितनी है, तो बुक्स के अंदर मशीन की वैल्यू है 72,000 रुपीज। कितनी है, 72,000 रुपीज। और ये 72,000 वाली मशीन जो है, एक्स इसका 1/3 पार्ट लेके जा रहा है। कितना पार्ट लेके जा रहा है, 1/3 पार्ट ले जा रहा है। और कितने में ले जा रहा है, 30,000 रुपए में ले जा रहा है। बताओ, अगर 1/3 पार्ट ये 30,000 में ले जा रहा है, हमारे को मतलब नहीं है 1/3 कितना है, लेकिन बचा कितना, अगर मशीन का 1/3 पार्ट एक्स ले जाएगा तो बाकी कितना बचेगा, 2/3 पार्ट बचेगा। कितना बचेगा, 2/3 पार्ट बचेगा। तो उस बचे हुए पार्ट की भी हमने रिवैल्यूएशन करी 57,600 रुपीज। अब ये बहुत काम का क्वेश्चन है, इसको बेटा बहुत दिमाग से समझना, बहुत ज्यादा अच्छा है ये क्वेश्चन। देखो मशीन की वैल्यू है कितनी, 72,000 है। कितनी है, 72,000। इसका 1/3 पार्ट तो कौन ले जा रहा है, एक्स ले जा रहा है। तो बाकी 2/3 पार्ट कहां पे पड़ा है, अभी हमारे पास पड़ा है, रिटेन है या फर्म में पड़ा है, ठीक है, फर्म में पड़ा है, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है।
तो बताओ 72,000 का 1/3 होता कितना है? पहले तो ये देखें कि 72,000 का 1/3 होता कितना है। तो 24,000 होता है। कितना होता है? 24,000 होता है। ठीक है, आप देखो यहाँ पे 24 घंटे का एक दिन होता है, तो 3 दिन 72 घंटे के होते हैं ना, 24, 48, 72। तो 72,000 लिखा हुआ है, तो उसका 1/3 करोगे तो 24,000 आ जाएगा। 2/3 करेंगे तो 2/3 करेंगे तो 48,000 आ जाएगा। अब ध्यान से समझो, हमारे पास 72,000 की मशीन है या 72,000 की जो भी चीज है, उसका 1/3 पार्ट, मतलब कि जो 24,000 का है उसको एक्स कौन ले जा रहा है? एक्स ले जा रहा है या वाई ले जा रहा है? वाई ले जा रहा है। कितने में ले जा रहा है? 30,000 में ले जा रहा है, 30,000 में ले जा रहा है वाई। ठीक है, 24,000 वाली चीज को वाई कितने में ले जा रहा है? 30,000 में ले जा रहा है। चलो भाई, इसमें भी अपन को फायदा हुआ। कितने का फायदा हुआ? 6,000 रुपए का फायदा हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं। बाकी जो बची हुई है मशीन, तो बाकी कितने की बची हुई है? 48,000 की बची हुई है। कितने की बची हुई है? 48,000 की। तो इन्होंने क्वेश्चन में बोला कि बैलेंस इज रिवैल्यूड एट 57,600 रुपीज, मतलब जो 48,000 की मशीन मेरे पास बची हुई है उसकी मैंने रिवैल्यूशन करवाई, और रिवैल्यूशन के बाद पता पड़ा कि उसकी वैल्यू 57,600 रुपीज हो गई है। कितनी हो गई है? 57,600 रुपीज हो गई है। मतलब कितनी बढ़ गई? तो मैंने बोला 9,600 रुपीज ये इंक्रीज हो गई है। तो ध्यान से समझो, बहुत काम का ये क्वेश्चन, इसमें बहुत दिमाग लगाना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 72,000 का 1/4 ले जा रहा है, 1/3 ले जा रहा है एक्स या वाई, तो मतलब 24,000 वाली चीज वाई ले जा रहा है 30,000 में। एक तो वो फायदा हो रहा है 6,000 रुपए का हमारे को। दूसरा, जो बैलेंस मशीन बची हुई है, तो 24,000 वाली तो वाई ले गया, तो बाकी बैलेंस बची है हमारे पास 48,000 की। वो जो बैलेंस बचा हुआ है उसकी वैल्यूएशन 57,600 रुपीज हो गई, मतलब 9,600 रुपए यहां पर फायदा हो गया। तो दोनों फायदे को कैलकुलेट करो, फायदा लिख देते हैं यहां पे। तो दोनों फायदे को कैलकुलेट करेंगे, 6,000 रुपए और 9,600 रुपए, तो हमारे को टोटल फायदा कितना हो गया? टोटल मशीन की वैल्यू कितनी बढ़ गई? 15,600 रुपीज। बाबूजी बहुत काम का क्वेश्चन है। आधे बच्चों को तो ये क्वेश्चन समझ में ही नहीं आता है, आधे लोग तो बोलते हैं क्वेश्चन ही गलत है। ठीक है, तो जो समझ में नहीं आया उसका एक ही आइडिया, क्वेश्चन गलत है या आंसर गलत है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, टीएस ग्रेवाल बुक में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं है, एक भी आंसर गलत नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आप जो ये बोलते हैं ना गलत है, तो एक बार पूछ लिया करो, मैं आपको बताऊंगा कैसे है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें फायदा कितना पड़ा? तो फायदा हो गया हमारे को ओवरऑल 15,600 रुपए का। कितने का फायदा हो गया? 15,600 रुपए का। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट एंट्री करनी है मशीन की वैल्यू बढ़ाने की। कितनी बढ़ाओगे? 15,600 रुपए। उसमें से वाई जो है 30,000 रुपए में मशीन ले जाएगा। ठीक है भाई, तो बस 2 एंट्रीज होंगी, ज्यादा कुछ नहीं करना, क्योंकि फर्स्ट वाले पोर्शन से 6,000 रुपए बढ़ रहे हैं, सेकंड वाले पोर्शन से 9,600 रुपए बढ़ रहे हैं, तो हम दोनों का एक ही एंट्री कर रहे हैं ना, दोनों का एक साथ ही वैल्यू बढ़ा रहे हैं 15,600 रुपए। तो हमको 2 अलग अलग एंट्रीज करने की जरूरत नहीं है, एक ही एंट्री में काम निपट जाएगा। आप ऐसे बोलोगे सर सेकंड वाले की तो कोई एंट्री कराई नहीं आपने, नीचे वाले पोर्शन की तो कोई एंट्री, तो बेटा वो पहली एंट्री में ही इसको ऐड कर रहे हैं ना अपन, तो वही हो रहा है काम। ठीक है, तो बस हमको 2 काम करना है इसके अंदर, मशीन की वैल्यू बढ़ानी है। कितनी बढ़ानी है? 15,600 रुपए, और वाई जो है 30,000 की मशीन ले जा रहा है। 2 एंट्रीज होंगी, तो मशीन की वैल्यू बढ़ाने की एंट्री क्या होगी? तो एंट्री हो जाएगी मशीन अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूशन। अब कितनी बढ़ रही है मशीन की वैल्यू? 15,600 रुपए। ठीक है, इसमें से वाई, अब बढ़ी हुई मशीन में से वाई, बढ़ी हुई वैल्यू है, मशीन की वैल्यू बढ़ चुकी है, तो बढ़ी हुई वैल्यू में से वाई कितना ले जा रहा है? तो वाई इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मशीन। कितने की मशीन ले जा रहा है? 30,000 की मशीन ले जा रहा है वाई, तो ले जा भाई, कोई दिक्कत नहीं है, तेरी मर्जी है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9th में क्या लिखा हुआ है? आउट ऑफ द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम विच वॉज डेबिटेड टू P&L अकाउंट 5,000 रुपीज टू बी कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर। कि भाई जितना भी इंश्योरेंस प्रीमियम था जो हमने P&L से डेबिट किया, P&L से डेबिट का मतलब क्या होता है कि उसको खर्च कर दिया, इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया। अगर P&L डेबिटेड इन P&L लिखा हो मतलब वो आपने पे किया है, तो आपने जितना भी पे करा, सपोज 50,000 करा होगा, 60,000 करा होगा, जितना भी करा होगा, उसमें से 5,000 रुपए का प्रीमियम
अगले साल का दे दिया हमने, जो आया नहीं है, ठीक है, इसको बोलते हैं अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस प्रीमियम। ऐसा प्रीमियम जो इस साल एक्सपायर नहीं हो रहा है, अगले साल एक्सपायर होगा, ठीक है, मतलब इट इज पेड इन एडवांस, ठीक है। तो एडवांस में अगर हम इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर देते हैं तो उसको बोलते हैं प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम। क्या बोलते हैं? प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस प्रीमियम, एडवांस इंश्योरेंस प्रीमियम। तो आपकी जो इच्छा हो वो लिखो, आप मालिक हो, ठीक है। तो हम अनएक्सपायर्ड और प्रीपेड दोनों लिख देते हैं ताकि आपको याद रहे। तो इसमें नेक्स्ट जो है, ये तो ए और बी पार्ट थे, इसके दो पार्ट थे, ठीक है। 9th वाला आप कर रहे हैं तो एंट्री हो जाएगी अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस प्रीमियम बोलो या प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम बोलो, बात एक ही है। अकाउंट डेबिट, क्योंकि प्रीपेड हमारी असेट्स होती है इसलिए हम डेबिट करेंगे, क्योंकि अनरिकॉर्डेड असेट्स को अब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन। अब कितना है? 5000 रुपीज का है तो अमाउंट 5000 रुपीज आ जाएगा, ठीक है। ध्यान से समझो, बहुत काम का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर रिवॉल्यूशन से रिलेटेड सारी चीजें हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब कर रहे हैं लास्ट, सेकंड लास्ट, एक्सपेंसेस ऑन रिवॉल्यूशन अमाउंट टू 5000 पेड बाय एक्स। रिवॉल्यूशन का जो एक्सपेंसेस हुआ 5000 रुपए का, उसको किसने पे किया है? एक्स ने पे किया है। तो एक्स ने पे किया है, तो वैसे अगर एक्स पे नहीं करेगा तो एंट्री हो जाएगी रिवॉल्यूशन टू कैश, लेकिन एक्स पे कर रहा है तो इसलिए एंट्री करेंगे रिवॉल्यूशन टू एक्स कैपिटल। रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल। 10,000 रुपए का खर्चा जो है वो किसने पे करा? एक्स ने पे करा, ठीक है। फिर आ जाओ, उसके बाद नेक्स्ट है अ डेब्टर whose dues of 14,000 were written off as bad debits last year paid 10,000 in full settlement। क्या बात है। एक ऐसा आदमी जिससे हम 14,000 रुपए मांगते थे, पहली बात तो वो खा गया, हमने उसको बैड डेबिट्स मान लिया। अब खा गया तो जिसने पैसे खा लिए तो उसको बैड डेबिट्स ही मानेंगे, ठीक है। उसको बैड डेबिट्स माने, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, उसकी अंतरात्मा दुखी, या उसने कमा लिया पैसे, फॉरेन चला गया, दुबई अफ्रीका चला गया, पैसे कमा के आया, और उसने 14,000 में से हमको 10,000 रुपए में दे दुआ के नक्की करा और बोला भाई यार मेरे को गलत आदमी मत समझो, मेरे को बैड डेबिट्स मत समझो, ठीक है। तो पहले तो हमने उसको बैड डेबिट्स मान लिया, लेकिन अब वो पैसे दे जा रहा है, ठीक है। तो जब किसी आदमी को हम बैड डेबिट्स ट्रीट करते हैं तो उसकी एंट्री होती है बैड डेबिट्स अकाउंट डेबिट टू डेब्टर। किसी भी आदमी को अगर आप बैड डेबिट्स मानते हो तो उसकी एंट्री होती है बैड डेबिट्स अकाउंट डेबिट टू डेब्टर। और जब वो बंदा पैसे लेकर आ जाता है फ्यूचर में, सपोज अच्छा कमा लिया और बाद में आके वो अपनी सारे जो उनको उसको गलत आदमी समझते हैं उसको आके पैसे दे दे, तो हम लोग एंट्री ये नहीं करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू डेब्टर, ये एंट्री नहीं करेंगे। हम लोग एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेबिट्स रिकवर्ड। आई बात समझ में? तो बैड डेबिट्स रिकवर्ड की एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। तो हम यहां पर भी वही एंट्री करने जा रहे हैं, 11th नंबर, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। 10,000 रुपए रिकवर हुए 14 में से, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है, 10 भी तो हो गए। लेकिन अब ये बैड डेबिट्स रिकवर्ड जो है ना भाई साहब, वैसे जब हम अकाउंट्स बनाते हैं 11th क्लास के, या फिर हमने आगे भी कुछ सीखा होगा, तो उसमें हम लोग इसको P&L अकाउंट के अंदर डालते हैं। बैड डेब्ट्स रिकवर्ड को P&L में बाय साइड पे डालते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रीट, इनडायरेक्ट इनकम ट्रीट करते हैं, ठीक है। बैड डेबिट्स P&L में टू साइड पे आता है, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड P&L में बाय साइड पे आता है। मतलब इसकी एंट्री हम लोग 11th क्लास में ये करा करते थे, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट डेबिट टू P&L, ठीक है। मतलब पहली एंट्री तो होगी कैश टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, दूसरी एंट्री होगी बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट डेबिट टू P&L। लेकिन क्योंकि हम यहां पर अभी पार्टनरशिप के अकाउंट्स बना रहे हैं, तो पार्टनर्स के अकाउंट में हर बात में P&L को बीच में नहीं लेकर आते हैं, ठीक है। उसमें हर बात में P&L की जगह पे एक उसका रिप्रेजेंटेटिव होता है, रिवॉल्यूशन अकाउंट, हम बोलते तू आजा। तो एंट्री क्या हो जाएगी? बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन, ठीक है। ध्यान रखना ये चीज, बैड डेबिट्स रिकवर्ड अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन, ये दूसरी एंट्री हो जाएगी, सेकंड पार्ट हो जाएगा इस एंट्री का, ठीक है। बहुत काम का क्वेश्चन है, इसको आप एक बार रिवाइंड करके समझना, क्योंकि इसमें सारे केसेस हैं, रिवॉल्यूशन से रिलेटेड हर टाइप के केसेस इस क्वेश्चन के अंदर अवेलेबल हैं। अब हम नेक्स्ट इलस्ट्रेशन कर रहे हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 37।
क्या लिखा हुआ है, आशा एंड अदिति आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2। दो पार्टनर है, एक आशा है और एक अदिति है। ये दोनों 3/5 और 2/5 में पार्टनर थे, इनका ओल्ड रेशियो गिवन है। ठीक है, इन्होंने राघव को एडमिट कराया 1/4 के लिए, राघव को एडमिट कराया 1/4 के लिए। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, राघव ब्रिंग 6 लाख एज हिज कैपिटल। 6 लाख रुपए तो बंदा कैपिटल के लेकर आ रहा है, बढ़िया आदमी है। एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, और इसके साथ साथ और भी पैसे लेके आएगा। किस चीज के, गुडविल के पैसे लेकर आएगा, वो भी कैश में लेकर आएगा। ध्यान रखना ये चीज, मतलब कैपिटल तो 6 लाख लेके ही आ रहा है और गुडविल के पैसे भी कैश में लेकर आएगा। अब बोल रहा है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब ये जो क्वेश्चन है ये वैल्यूएशन ऑफ गुडविल वाले चैप्टर का है, जो हमने 3rd चैप्टर करा था उसका क्वेश्चन है। इसके अंदर हमको एवरेज प्रॉफिट के बेस पे गुडविल निकालनी है। तो सबसे पहले आप एवरेज प्रॉफिट निकालोगे, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपकी गुडविल आ जाएगी, फर्म की गुडविल आ जाएगी। और फर्म की गुडविल में राघव का शेयर है 1/4, तो उससे राघव की गुडविल आ जाएगी। पहले तो आपको ये करना है। अब ये 4 साल के आपको प्रॉफिट दिए हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। फिर लास्ट में बोल रहा है, फर्स्ट नंबर पॉइंट बोल रहा है, टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एंड एनुअल चार्जेस ऑफ 56,250 शुड बी मेड फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है एनुअल चार्जेस। एनुअल चार्जेस मतलब जब हमने वैल्यूएशन करी गुडविल की, प्रॉफिट की वैल्यूएशन ये 350, 475 ये वो करी, तो गुडविल के वैल्यूएशन करते टाइम हमने जो है एक आदमी को या फिर हमने मैनेजमेंट टीम उठाई और उस मैनेजमेंट टीम में हर साल 56,250 रुपए का खर्चा हुआ। एनुअल चार्जेस जो है वो 56,250 का एवरी ईयर खर्चा हुआ है। ठीक है, तो इसको अपन को माइनस करना है। ध्यान रखना है जितने भी प्रॉफिट दिए हुए सालों के, हर साल के प्रॉफिट में से 56,250 रुपए माइनस करोगे। जैसे रिम्यूनरेशन होता है उसी तरीके से इसको भी हम ट्रीट करेंगे। फिर आगे लिखा हुआ है द क्लोजिंग स्टॉक of the year 31st March 2017 was overvalued by 15,000 rupees। अब इसमें एक और एडजस्टमेंट दिया हुआ है कि क्लोजिंग स्टॉक जो है वो ओवरवैल्यूड है। क्लोजिंग स्टॉक अगर ओवरवैल्यूड हो जाता है ना तो उससे हमारा प्रॉफिट बढ़ जाता है। ठीक है, तो हमको तो एक्चुअल प्रॉफिट चाहिए ना, तो एक्चुअल प्रॉफिट निकालने के लिए उसको माइनस करते हैं। ध्यान रखना ये चीज, ओवरवैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करते हैं। लेकिन वो ही क्लोजिंग स्टॉक अगले साल जाके ओपनिंग स्टॉक बन जाता है, फिर वो ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक बन जाता है, तो इस कारण से वापस उसको ऐड कर देते हैं, लेकिन वो नेक्स्ट ईयर करते हैं। ठीक है, लेकिन इसके अंदर तो क्या है, 31 मार्च 2017 का सबसे लास्ट ईयर है, तो इसलिए हम लोग इसको इधर ही चलाएंगे, आगे ओपनिंग स्टॉक बनेगा ही नहीं है। तो हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं ईयर, ईयर के बाद लिखते हैं प्रॉफिट, प्रॉफिट के बाद लिखते हैं एडजस्टमेंट, फिर लिखते हैं नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। तो सबसे पहले ईयर दिया हुआ है हमारे को 14, 15, 16, 17। ठीक है, पीछे वाला माना करो, जब भी मानो ना 2013-14, तो 13-14 में 14 साल, 14-15 में 15, 15-16 में 16, ऐसे करके आप ईयर माना करो। ठीक है, अब प्रॉफिट दिया हुआ है 14 का 3,50,000 रुपए, 15 का 4,75,000 रुपीज, 6,70,000 रुपीज, 7,45,000 रुपीज प्रॉफिट दिया हुआ है। अब एडजस्टमेंट्स, तो एडजस्टमेंट सबसे पहला दिया हुआ 56,250 रुपए एवरी ईयर हमने एनुअल चार्जेस पे किया, तो वो माइनस करेंगे, तो 56,250, 56,250, 56,250, 56,250 हर साल एक, तो ये एडजस्टमेंट माइनस करना है। फिर दूसरा एडजस्टमेंट दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन करा कब, 2017 में, मतलब लास्ट वाला ईयर की बात हो रही है। तो क्लोजिंग स्टॉक जब भी ओवर वैल्यूड होगा तो उसको माइनस करेंगे, तो यहां पर उसको भी माइनस कर देंगे 15,000 रुपीज। नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट आ जाएगा हमारा 293,750, 4,18,750, 6,13,750 एंड 6,73,750। अब हमारा एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, तो इसका टोटल लगाएंगे हम लोग 20 लाख रुपीज आ जाएगा। ठीक है, तो 20 लाख लिखेंगे यहाँ पे, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं 4, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 लाख रुपीज, तो एवरेज प्रॉफिट आ गया। एवरेज प्रॉफिट के बाद गुडविल का फॉर्मूला लगाते हैं, तो गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट है 5 लाख रुपीज इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, 2 ईयर्स परचेज मैंने अभी टिक कराया था आपको, तो 2 ईयर्स से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 लाख रुपीज की हमारी क्या आ जाएगी, गुडविल आ जाएगी। किसकी गुडविल आ गई, फर्म की गुडविल आ गई। किसकी गुडविल आई है, फर्म की गुडविल आई है।
लेकिन हमको किसकी गुडविल चाहिए? जो नया पार्टनर आ रहा है आर राघव, उसकी गुडविल चाहिए। तो राघव गुडविल निकालेंगे तो 10 लाख का 1/4 पार्ट जो है वो राघव की गुडविल है, मतलब 2,50,000 रुपीज राघव की गुडविल है। मतलब राघव एक तो कैपिटल लेकर आएगा 6 लाख रुपए की और दूसरा गुडविल भी लेकर आएगा 2,50,000 की। तो मैं यहीं पे ऊपर ही एंट्री कर देता हूं। पहली एंट्री तो क्या होगी? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो कैपिटल तो लेकर आएगा 6 लाख रुपीज और प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आएगा 2,50,000 रुपीज। टोटल 8,50,000 रुपीज तो कैश लेकर आ रहा है ये बंदा। अब प्रीमियम फॉर गुडविल पे किसका अधिकार है? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स का अधिकार है। तो उसकी एंट्री हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल, मतलब टू आशा और टू अदिति। अब इसमें ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशो दिया हुआ है, न्यू पार्टनर का न्यू रेशो दिया हुआ है और कुछ भी नहीं दिया हुआ है। जब ऐसी कंडीशन आती है कि और कुछ भी नहीं दिया हो, इसका मतलब ओल्ड रेशो ही सेक्रीफाइसिंग रेशो होगा। तो ओल्ड रेशो आशा और अदिति का कितना है? 3:2। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो भी 3:2 हो जाएगा। ध्यान रखना है ये चीज। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो 3:2 हो जाएगा। प्रीमियम फॉर गुडविल है कितनी? 2,50,000 रुपीज। उसको हम 3:2 में डिवाइड करेंगे, 1,50,000 रुपीज एंड 1 लाख रुपीज। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आप समझोगे नहीं कि ये क्वेश्चन आया क्यों इधर। जब हमारा टॉपिक चल रहा है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी, तो ये क्वेश्चन को टांग अड़ाने की क्या जरूरत थी। लेकिन ये क्वेश्चन इसलिए आया है कि आप लोग गुडविल भूल नहीं जाओ। तो गुडविल भी याद दिला रहा है, भाई मैं भी जिंदा हूं, मैंने भी देख लियो। तो इस कारण से गुडविल आ गया है, बाकी इसका रिवैल्यूएशन से कोई मतलब लेना देना नहीं है। लेकिन अपन को क्वेश्चन करना था इसलिए हमने करा है। इलस्ट्रेशन 37 कंप्लीट हो गया। आने वाले वीडियो के अंदर हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 38 की स्टडी करेंगे। यहां से अब असली क्वेश्चंस चालू हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।